हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। तो ये मार्च महीने की करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है, जिसमें कि आज हम नेशनल और नेशनल के अंदर इकोनॉमिक्स, ये दो हिस्से जो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो करंट अफेयर के सेगमेंट है उसको पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे मार्च करंट अफेयर का सेकंड पार्ट, नेशनल। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस आप ऐप पर जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज खुलेंगे, कोर्सेज में जाएंगे आप, यहाँ पर करंट अफेयर्स का नाम से कोर्स दिखेगा, करंट अफेयर का कोर्स आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बाय नाउ का दिखेगा जिसमें कि 500 रुपये फीस दिखेगी। आप इसे बाय नहीं भी करते हैं तब भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस कंटेंट में जाओगे तो आपको 4 फोल्डर खुलेंगे, उसमें से एक फोल्डर होगा वीडियो का। वीडियो में आप जाके देखोगे तो आपको वीडियो अनलॉक मिलेगी। कहने का मतलब आपको इसे परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे फ्री में भी ऐप पर देख सकते हो। यूट्यूब से 2-3 दिन पहले ऐप पर वीडियोस मिल जाया करेंगी और आप ऐप पर बिना ऐड के ऐप पर जो वीडियो देख सकते हो। हालांकि फिर ये 500 रुपये की चीज़ क्या है, तो ये लाइफ टाइम एक्सेस का वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, नोट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, करंट अफेयर वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ें जो आपको लगातार मिलती रहेंगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर 2025 में तो फ्री है, आगे का कोई पक्का पता नहीं है, पर यदि आप इसमें वन टाइम फीस के साथ में जुड़ जाते हो तो हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेगी, ठीक है ना। और यूट्यूब पर 2-4 दिन बाद अपलोड होती है, ऐप पर पहले अपलोड हो जाती है, इसलिए आप ऐप डाउनलोड जो कर लेंगे, ठीक है। चलो अब अपन शुरुआत कर देते हैं करंट अफेयर की। तो हमने कहा मार्च महीने का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल करंट अफेयर में बात करें तो सबसे पहले असम के अंदर हाल ही में एक रूल बनाया गया है, किसको लेकर? वैधानिक स्वायत्त परिषद को लेकर। ये वैधानिक स्वायत्त परिषद क्या होती है? देखो भाई, बात सुनना। हमारे संविधान की अनुसूची 6 के अंदर, शेड्यूल 6, जो असम और ये जो ट्राइबल एरिया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद नाम की संस्था जो बनाने का प्रावधान किया गया है। एक होती है जिसको अपन बोलते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये तो बनती है शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग। और एक होती है आपके ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये बनती है शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कैसी संस्था है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि इन 4 राज्यों के अंदर ही बनती है। अब हम यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्वायत्त जिला परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? वैधानिक स्वायत्त परिषद की। कहने का मतलब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे वो तो है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। इसी तरीके से असम की विधानसभा ने वहां पर कानून बनाकर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बना रखी हैं। वो तो है जो संविधान का प्रोविजन है, यह है कि असम की विधानसभा ने कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पर बना रखी है। तो बात इनकी चल रही है, उनकी नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो इसको लेकर ये नियम बनाया है कि भाई मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसे 6 महीने तक, 5-6 महीने तक उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अपने राजस्थान में भी है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष पूरा हो गया तो उसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। इस बार प्रशासक वाला एक नया जो बीच में लेके आए, तो 6 महीनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, और 6-6 महीने करके 1 वर्ष तक, टोटल कितना? 1 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि 1 वर्ष तक भी चुनाव नहीं करवा पाए तो क्या होगा? तो राज्यपाल द्वारा इसे हैंडओवर कर लिया जाएगा। राज्यपाल अपने जो है वो राज्यपाल इसके प्रशासन को अब देखेगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये असम के अंदर वैधानिक स्वायत्त परिषद है, उसकी बात चल रही है। उसके कार्यकाल को 6-6 माह के लिए बढ़ा के 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। उसमें भी यदि पार नहीं पड़ती है तो फिर राज्यपाल इसके प्रशासन को जो आगे देखेगा। हम बात किसकी नहीं कर रहे हैं? तो हम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी बात है। वैधानिक स्वायत्त परिषद और संवैधानिक स्वायत्त परिषद, ये है शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। ये आप जो पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो, हालांकि आरएस के सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं तो इसके बारे में कोई डिटेल पढ़ते नहीं है, पर यदि आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो फिर आपको ये वाली चीजें थोड़ी बहुत पढ़नी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विकसित भारत युवा संसद, ये एक तरीके से युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए जो है एक चलाया गया कार्यक्रम है, जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इसमें देखो ऐसी जो चीजें होती है ना, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आप अनुमान भी लगा सकते हो। भाई युवाओं की बात है, कौन चलाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यही चलाएगा, सिंपल सी बात है। युवा किसको माना है? 18 से 25 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, ये यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि युवा की जो उम्र है ना, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है। खेल के अंदर 30 साल तक मान लेते हैं, 30 के बाद जो कोई हो जाता है उसको अपन क्या बूढ़ा हो गया है। तो राजनीति के अंदर 40-45 से तो युवा शुरू होते हैं। राहुल गांधी को भी युवा माना जा रहा है, 55 के आसपास उम्र है। सचिन पायलट 45 के आसपास उम्र। तो कहने का मतलब है कि भाई युवाओं की उम्र जो पॉलिटिक्स के अंदर एक तरीके से ज्यादा मानी जाती है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा गच्चा खा सकते हो। ध्यान रखना 18 से 25 वर्ष वाले ही है। क्या करना है? अरे भाई संसद जैसा कुछ एक एनवायरमेंट क्रिएट करके भाषण अच्छे दे पाए, वही सब करना है। नेतृत्व क्षमता, नागरिक सहभागिता, ये सब बोल बच्चन वाली बातें हैं। ये जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा। जिला स्तर पर राजस्थान में 14 नोडल जिले इसको लेकर बनाए गए। ठीक है ना? तो क्या याद रखना, विकसित भारत युवा संसद कौन? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 18 से 25 वर्ष के युवा भाग लेंगे। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर राजस्थान में 14 नोडल जिले जो बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसमें देखो क्लियरली पता लग रहा है पंचायतों में नेत्री यानी कि महिला नेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए है ना। शुभारंभ 4 मार्च 2025 को किया गया। कौन करेगा, कौन चलाएगा इसको? भाई पंचायतों की बात चल रही तो कौन चलाएगा? पंचायती राज मंत्रालय। थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करके आ जाओ, पढ़ना पंचायतों का काम है तो पंचायती राज मंत्रालय चलाएगी। क्या है उद्देश्य, क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण को सशक्त करना, ताकि मंजू देवी की जगह पर उनके पति जो वो पंचायत को ना चलाए। मंजू देवी नाम होता है ना पंचायत सीरीज के अंदर, तो मंजू देवी की जगह पर उनके पति जो पंचायत को ना चलाएं, उनके क्षमता निर्माण को सशक्त करना। ठीक है ना? तो ध्यान रखना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया गया, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इसको 4 मार्च ऐसे याद रख लेना कि यार इससे अच्छा तो 8 मार्च को ही कर देते। 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस होता है, तो 4 दिन बाद कर देते, पर नहीं, इन्होंने कितने को कर दिया? 4 मार्च को ही कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ईरोनेट, ईरोनेट ये एक पोर्टल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि चुनाव अधिकारियों द्वारा मतदाता पंजीकरण, प्रवासन, मतदाता सूची में नाम हटाने संबंधी प्रक्रियाओं को क्या कर दिया जाता है? आसान कर दिया जाता है। मान लो कि भी कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है और अब वो राजस्थान में शिफ्ट हो गया, तो वहां से नाम कटवाना पड़ेगा, राजस्थान में नाम जुड़वाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है ना। राजस्थान में नाम जुड़वाने जाते हो तो वो कहते हो गुजरात में है, गुजरात वाले में जाते हो तो वो कहते हैं अब तो आप राजस्थान में रह रहे हो। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सके, इसके लिए ईरोनेट नामक एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है। क्या बनाया गया? ईरोनेट नामक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो पहले पेज में अपन ने 4 बातें पढ़ी। सबसे पहला पढ़ा असम के अंदर क्या? वैधानिक स्वायत्त परिषद। ये वैधानिक स्वायत्त परिषद असम की विधानसभा ने ही बनाई है, और इसमें यह कहा गया कि 6-6 महीने करके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि 1 वर्ष तक भी चुनाव नहीं हो पाया तो उसको राज्यपाल देखेगा। ये स्वायत्त जिला परिषद से अलग है, जो कि एक संवैधानिक संस्था होती है ना। दूसरी बात हमने पढ़ी, युवा संसद वाला कोई कार्यक्रम था, जो कि युवा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा चलाया गया है, जिसमें कि 18 से 25 वर्ष तक के युवा जो भाग लेंगे, करेंगे क्या? तो वही नेतृत्व क्षमता वाली बातें हैं, और राज्य स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। राजस्थान में कितने जिले, नोडल जिले बनाए गए? 14 जिले बनाए गए हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, जिसमें कि जो महिलाएं हैं उनको लीडरशिप के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 4 मार्च को शुरू किया गया। और इसमें क्या है, कौन से मंत्रालय चलाएगी? पंचायती राज मंत्रालय। एक हमने पढ़ा क्या? ईरोनेट। ईरोनेट क्या है? तो ये जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक तरीके से प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि किसी मतदाता का नाम हटाने, प्रवासन इत्यादि सब मुद्दों को इजीली चीजों को हैंडल करने के लिए देखता है। 4 बातें पढ़ी अभी तक आपने, चीजें क्लियर है यहां तक की? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मानिक शो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च। डिकोड करते हैं, आधा तो वैसे ही पता लग जाएगा। देखो, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अध्ययन करने के लिए और कुछ नई रिसर्च करने के लिए। किसके नाम से बना है? मानिक शो। मानिक शो का नाम तो जानते होंगे,
है ना, मूवी भी देखी होगी आपने, हाँ, जो 1971 का जो हमारा पाकिस्तान वॉर था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, मानेकशॉ की। तो उन्हीं के नाम पर मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च किसने स्थापना की है। स्थापना में हमें लगेगा कि यार ये डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह ने कुछ की होगी, लेकिन यहाँ पर आईआईटी दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर और धारवाड़, तो यानी कि आईआईटीज ने जो है इसको मिलकर क्या किया है, स्थापना की है। तो इसको कैसे कैसे दिमाग में बिठाएं, तो भाई रिसर्च का काम है, तो रिसर्च का काम कौन करेगी, आईआईटीज करेगी। रिसर्च का काम है तो कौन करेगी, आईआईटीज करेगी। पहली बैठक 3 मार्च आईआईटी दिल्ली के अंदर हुई। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बोल बच्चन है। उद्देश्य क्या है, बोल बच्चन। क्यों बोल बच्चन, कैसे, तो भाई भारत की सिक्योरिटी को लेकर जो भी नए चैलेंजेस हैं उन सब से संबंधित रिसर्च करना, उन सब से संबंधित नए रिसर्च करना। मान लो कि भाई आजकल युद्ध के नए तरीके आ रहे हैं, हाइब्रिड वॉर, तो हाइब्रिड वॉर से निपटना। तो कुल मिलाकर जो भी युद्ध के नए तरीके हैं उन सब से जब निपटना, तो ये इनका काम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, कौन, एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में किया है, एस रविंद्र भट्ट। मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर कोटा जैसे जो सेंटर है वहां पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड करने के मामले आते रहते हैं, है ना। तो उनके मेंटल प्रेशर को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, ताकि आप बताओ कि भी क्या कुछ किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर 1.24 लाख कर लिया, ये अपन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 106, है ना, ये सारी बात अपन कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ना 2 संगठन है, एक तो है इतिहादुल मुस्लिमीन और एक है अवामी एक्शन कमेटी। इनको 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कितने वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जो प्रतिबंधित किया जाता है, हमारे यहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है यूएपीए। क्या नाम है, यूएपीए। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कब का ये एक्ट, 1967 का। तो इस एक्ट के तहत संस्थाओं को बैन किया जा सकता है। तो इस एक्ट के तहत 5 वर्ष के लिए संस्थाओं को क्या किया गया, बैन किया गया। ऐसा कौन कौन सी को किया गया, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है लोकसभा सचिवालय और माइटी के बीच में संसद भाषणी के लिए समझौता हुआ। एक काम करते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, लोकसभा का सचिवालय और माइटी के बीच संसद भाषणी, क्या लगता है नाम से क्या होगा ये, क्या लगता है, गैस करो। क्या होगा, कट कर दो ना। तो ट्रांसलेशन, भाषा का क्या ट्रांसलेशन, अरे कितना आसान तो शब्द था। भाषा का क्या ट्रांसलेशन, कौन सी भाषा का, भाई हमारे जो सांसद हैं, मान लो किसी दूसरी भाषा में यदि बोलते भी हैं, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए वहां पर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसी को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट और माइटी, माइटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो है इस प्रकार का क्या किया गया, एमओयू किया गया कि हम क्या लेके आएंगे, ऐसा कुछ संसद भाषणी जैसी कोई चीज जो लेके आएंगे। ठीक है ना। अगली बात, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा देश के 9 राज्यों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र के लिए, है ना, जो कि बड़े बड़े जो कस्में वादे खाते रहते हैं ना कि भाई ये कर लेंगे, शादी कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर बीच बीच में डाउट आते रहते हैं। तो वो डाउट आते रहते हैं, उन डाउट के समाधान के लिए एक क्या बना दिए, विवाह पूर्व परामर्श केंद्र बना दिए। क्या बना दिए, विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, जिसका नाम क्या रखे गए, तेरे मेरे सपने। क्या नाम रखे गए, तेरे मेरे सपने। ये शुरू किए जाएंगे, कुल 21 शुरू किए जाएंगे। राजस्थान के अंदर बीकानेर और उदयपुर में शुरू किए जाएंगे। राजस्थान में कहां पर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर शुरू किए जाएंगे। एक काम करते हैं, हमने पहले पेज पर क्या पढ़ा था वो तो हमें याद है ना, ये 4 बातें पढ़ी थी। अभी तक हम दूसरे पेज पर क्या क्या पढ़ चुके हैं, याद करने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि 5 ये आईआईटीज हैं, ये मिलकर क्या कर रही हैं, मानेकशॉ जो है स्टडी के लिए एक क्या बना रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सेंटर जो बना रही है, जिसको किसके नाम से बना रही है, मानेकशॉ के नाम से बना रही है। पहली बात। और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक संसद भाषणी के बारे में। किसके बारे में, संसद भाषणी। ये क्या था, ट्रांसलेट करने के लिए था। किसको किसके बीच में समझौता हुआ है, लोकसभा सचिवालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा ये वाला भी, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके द्वारा क्या शुरू किया गया, तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने क्या है ये, तो ये विवाह पूर्व परामर्श के लिए है। तेरे मेरे सपने केंद्र स्थापित किए कितने, 21, इसमें से 2 राजस्थान में, कहां पर, बीकानेर और उदयपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है ना। और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कुछ एक जो है वो संस्थान है जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर क्या लगाया गया, 5 वर्ष का बैन लगाया गया है। कौन से एक्ट के तहत लगाते हैं, यूएपीए के तहत। कौन से के तहत लगाते हैं, यूएपीए के तहत। और बताओ क्या पढ़ा है, छोटे छोटे बातें, एक दो बातें। हाँ, एक वो अपन ने देखा था, टास्क फोर्स बनाया गया है। क्या बनाया गया, टास्क फोर्स। किस चीज के लिए टास्क फोर्स, जो स्टूडेंट्स को क्या होता है, मेंटल प्रेशर होता है, उस चीज के लिए टास्क फोर्स बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में, रविंद्र भट्ट। किसकी अध्यक्षता में, रविंद्र भट्ट, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक क्या बनाया गया, टास्क फोर्स बनाया गया है ना। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी 4-5 बातें पड़ी थी, और कोई रह गया हो तो ये वेतन बढ़ा दिया, हो गया बस, ठीक है ना। तो ये सारी बातें पड़ी, आगे बढ़ते हैं। ओरोविले टाउनशिप, ये क्या है, ओरोविले टाउनशिप कुछ नहीं है, ये श्री अरबिंदो, अरबिंदो फिलोसफी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो श्री अरबिंदो हैं, उनकी फिलोसफी को ही आगे बढ़ाने वाली एक संस्था के तौर पर काम करती है ओरोविले टाउनशिप। क्या किया है इन्होंने, तो ओरोविले कम्युनिटी ने हाल ही में अपनी 57वीं वर्षगांठ बनाई है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा के द्वारा की गई थी, मदर मीरा अल्फासा। यह श्री अरबिंदो के विचारों को व्यवहार में लाने पर केंद्रित है, और यह पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पुडुचेरी जो है उसके कुछ हिस्से में, और तमिलनाडु, यहाँ पे कॉमा आ जाता जो ज्यादा ठीक रहता। पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर जो है स्थित है ओरोविले टाउनशिप। कौन सी टाउनशिप है, ओरोविले टाउनशिप। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थान स्मारक शामिल किए गए। देखो मेरी बात सुनो, यूनेस्को के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी नाम को फाइनल अप्रूवल से पहले ये क्या करते हैं, पहले उस लिस्ट में शामिल हो सकने वाले संभावित नाम रखे जाते हैं। या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको अपन और प्रोसेस को ढंग से देखते हैं। तो पहले देश के द्वारा एप्लीकेशन एक तरीके से दायर की जाती है कि हमारे इस स्थान को इसके अंदर रखा जा सकता है, और ये हमारा जो स्थान है वो इस शर्त को पूरा करता है। उसके बाद में वो एक संभावित की लिस्ट बनाते हैं, और फिर वो संभावित की लिस्ट के बाद में एक फाइनल जो है नाम दिया जाता है। अभी क्या मामला है, अभी मामला ये है, इस संभावित की लिस्ट में 6 नामों को यूनेस्को ने शामिल किया है। फाइनल नहीं है, संभावित की लिस्ट में 6 नामों को यूनेस्को ने शामिल किया है ना। वो 6 नाम कौन से हैं, भविष्य में इनमें से कोई नाम हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक है आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। एक है मुदुमल महापाषाण मेहिन्र, तेलंगाना के अंदर, ठीक है ना। ये क्या होता है, मेनिहर क्या होता है, तो देखो ये ना उस समय में पत्थरों से आकृति को ढका जाता था। जो आपके शव जो होते थे उनको ढकने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था मेनिहर, ठीक है ना। तो बस उसी प्रकार के, कौन से टाइम के हैं, तो ये मेसोलिथिक टाइम के हैं, महापाषाण काल के हैं। कौन से समय के हैं, महापाषाण काल के। यदि आम भाषा में बहुत आसानी से समझने के लिए मैं कहूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी काफी पुराने, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराने। तो इस प्रकार के ऐसे कुछ महापाषाण मिले हैं तेलंगाना के अंदर, तो उसे भी नामांकित किया गया। मौर्य मार्गों पर स्थित अशोक अभिलेख, मौर्य मार्गों पर स्थित अशोक अभिलेख। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर को तो आप जानते ही होंगे, यूपीएससी भी इसके ऊपर एक प्रश्न जो पूछ चुकी है, जो कि यूं दुर्गा वाली इस प्रकार, जो हमारी संसद वाली जो आकृति ना उसके अंदर है 64 योगिनी मंदिर। उत्तर भारत के गुप्त मंदिर, और बुंदेलों के महल और किले, बुंदेलों के महल और किले, है ना। तो ये 6 स्थान है जिसको संभावित की लिस्ट में शामिल किया गया। थोड़ा सा यदि हम इसको मैप के थ्रू याद रखने की कोशिश करें तो आप देखने को मिलेगा कि साउथ का तो मेनली एक ही है, ये तेलंगाना मुदुमल वाला। बाकी कुछ क्लियर कौन से हैं, छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी, ठीक है, मध्य प्रदेश का 64 योगिनी, ठीक है, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 तो हो गए फिक्स। बाकी जो है ना वो जैसे बुंदेलों के महल किले, तो ये भी मध्य प्रदेश वाला ही हो गया, है ना। और बाकी उत्तर भारत के गुप्त के किले और अशोक, ये दोनों यहाँ के ही हैं, ये दोनों लगभग बिहार यूपी वाला बॉर्डर वाला हो गया। इस तरीके से 6 स्थान है जिनको की संभावित की लिस्ट के अंदर जो शामिल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप लोगों को एकदम क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो ये अपन ने दूसरा पेज भी अच्छे से याद कर लिया।
ठीक है ना। तो इसमें अपन ने ओरोविले टाउनशिप के बारे में बात की, ओरोविले टाउनशिप, ठीक है ना, ओरोविले टाउनशिप के बारे में बात की। और इसमें हमने किसके बारे में बात की, तो और हमने जो इसके बारे में बात की आपके यूनेस्को के द्वारा जो 6 स्थान हैं उनके बारे में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब हम कुछ देख लेते हैं चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में राज्य के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पंजाब से। पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई। सांकेतिक भाषा मतलब क्या, जैसे मान लो कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए वो नहीं होता, कई बार आपने देखा होगा लिपसिंग वाली जो भाषा होती है या फिर इशारों वाली जो सांकेतिक भाषा होती है कि भाई मोदी जी ने ये किया, तो वो जो होती है उसमें जो है पंजाब विधानसभा पहला ऐसा जो है वो विधानसभा बन गई जो कि सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करेगी। उसके बाद बात करें गुरुग्राम में, गुड़गांव के अंदर देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ। फाइनली गुड़गांव से संबंधित कुछ तो शांति से संबंधित आया है ना, वरना गुड़गांव में शांति नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन विश्व का पहला शांति केंद्र जो वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, गुड़गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है। गुड़गांव का शांति से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना कोई अभी तक माना नहीं जाता है ना। वहां पर जो आजकल एक तरीके से वो दिल्ली पूरे एक्सटेंड वहीं तक होके आ गई है ना, और वैसे भी गुड़गांव जो है वो दिल्ली से भी आगे निकल गया है। कुछ मायनों में कहते हैं कि विदेश भारत के अंदर कोई पहला स्थापित हो रहा है तो वो गुड़गांव ही हो रहा है, ठीक है ना। तो गुड़गांव जो वो देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो यहाँ पर हो रहा है, तो ये आपने बात की। उसके बाद ये बात करी थी दिल्ली की। दिल्ली में कुछ चीज हो रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ब्लू डार्ट के सहयोग से शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाली पहली मेट्रो जो वो बन गई है ना भाई। रेल जो है अभी तक तो सामान लेके जाती थी, वो तो समझ में आता है, रेल के कई कई बक्से भरे रहते हैं। अब दिल्ली के अंदर क्या है कि यदि आप सड़क मार्ग से कोई भी चीज लेके जाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। मान लो कि आपको नरेला से और कोई गुड़गांव वाली साइड जो लेके जाना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सड़क मार्ग से। इसकी वजह मेट्रो का जो डब्बा होता है उसके अंदर रख के लेके चले जाए तो इसके लिए तो आपको पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना मेट्रो वाले, क्योंकि फिर वो टिकट वाला जो होता है उसमें से कैसे पार करवाएंगे, बहुत सारी समस्या है ना, छोटी छोटी समस्याएं। तो किसी भी मेट्रो ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर नहीं रखी थी। तो दिल्ली पहली मेट्रो हो गई, किसके साथ में शुरू कर दिया, ये ब्लू डार्ट के साथ में। किसके साथ शुरू कर दिया है, ब्लू डार्ट के साथ में शुरू कर दिया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली मेट्रो में ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ है तो वो इसको कैसे जो है देखेंगे, जो भी बात है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता प्रारंभ कर दिया। कौन सा दस्ता, शिष्टाचार दस्ता। देखो भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है तो उन्होंने नाम भी ऐसा ही रखा है, शिष्टाचार दस्ता। वरना सेम काम के साथ में यदि यूपी में बनता तो उसका नाम होता एंटी रोमियो स्क्वाड। क्या नाम होता, एंटी रोमियो स्क्वाड। तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो यूपी के अंदर बना था, काम वही है, नाम में बदला गया है, बस नाम बदला गया है। क्या, शिष्टाचार दस्ता नाम रख दिया इसका, तो नाम भी सभ्य हो गया देखो थोड़ा सा। तो शिष्टाचार दस्ता दिल्ली के अंदर बना दिया। और क्या, तो ब्लू डार्ट के साथ में शहरी कार्गो सेवा जो वो शुरू कर दी। तो दिल्ली के अंदर बने पड़े दो, एक हो गया पंजाब के अंदर, आगे बढ़ते हैं। एक हो गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा में क्या था, विश्व शांति केंद्र था। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में क्या है, अहमदाबाद नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया, है ना भाई। वो पूरा बताते हैं बजट के अंदर, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो राजस्थान का, ऐसे ही जो कुछ बड़ी बड़ी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो भी अपना पूरा बजट टाइप का निकालती हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू कर दिया जलवायु। ये आप लोगों के लिए समस्या की बात नहीं है, समस्या की बात है गुजरात के अभ्यर्थियों के लिए। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है कि उनको एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जलवायु वाला, है ना, गुजराती अभ्यर्थियों को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच, मतलब बहुत सारी कंपनियां कुल मिला के बात ही है, इनके बीच में क्या हुआ है, गुजरात धोलेरा के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपने धोलेरा का नाम सुना होगा, धोलेरा जो कि बहुत बड़ी सिटी बन रहा है, नई सिटी। भाई भारत में एक समस्या ये हुई कि हमने ना आजादी के बाद में नई सिटी नहीं बनाई, भारत में नई सिटीज बनी नहीं। जो पहले से सिटीज थी, जैसे मान लो चंडीगढ़ है, अंग्रेजों ने नई सिटी के रूप में बना के गए, भारत ने नई सिटीज बनाई नहीं, तो प्लान्ड सिटी के रूप में बनाया ही नहीं। हाँ, एक्सटेंशन होता गया, दिल्ली का एक्सटेंशन हो गया, नोएडा बन गया, गाजियाबाद बन गया, गुड़गांव बन गया, लेकिन नई सिटी जो है वो हमने डेलिबरेटली कोई बनाई हो ऐसी बहुत कम है। एक छोटा रायपुर बनाया, है ना। तो उसी तरीके से जो है एक बनाई गई है शहर जिसका नाम है धोलेरा। तो धोलेरा के अंदर क्या होगा, सेमी कंडक्टर फैब,
के लिए वित्तीय सहायता के लिए इनके बीच में समझौता हुआ है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो पहले अपन यहाँ तक की बात करते हैं कि हमने जो क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब। पंजाब के अंदर क्या करेंगे, तो वो जो है वो आपके क्या नाम है, संकेतिक भाषा के माध्यम से विधानसभा वाला। फिर उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा में पढ़ा गुड़गांव, गुड़गांव में क्या पढ़ा, विश्व शांति केंद्र बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा दिल्ली, दिल्ली में दो बातें पढ़ी, एक तो दिल्ली मेट्रो कार्गो सेवा शुरू कर दी, किसके साथ में, ब्लू डार्ट के साथ में, और दूसरी एक और बात पढ़ी हमने यहाँ पर, शिष्टाचार दस्ता जो बना दिया। उसके बाद में गुजरात, गुजरात में एक तो उन्होंने जो अहमदाबाद ने क्या किया है, अर्बन लोकल बॉडी ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया जलवायु वाला, और एक सेमीकंडक्टर को लेकर इनके बीच में समझौता वगैरह कुछ हुआ है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपके आता है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या हुआ है, पहली बात, संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु में कंबा रामायण को पुनर्जीवित करने की पहल प्रारंभ की है। ये कंबा रामायण क्या है, रामायण का तमिल वर्जन, रामायण का तमिल वर्जन। हमारे देश में 10,000 से ज्यादा रामायण लिखी गई है, 10,000 से ज्यादा अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से जो सबसे जो फेमस जो है उसको अपन ने वो पूरा जो फिल्म के माध्यम से देखा, लेकिन अलग अलग कंबा रामायण जो रामायण की किसी दूसरी अन्य भाषा में लिखी गई पहली प्रति ये थी। कंबन रामायण या कंबा रामायण बोलते हैं इसको। तो इसको पुनर्जीवित करने को, बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए पहल प्रारंभ की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में श्री एस राधाकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर शुरू करने की घोषणा की है ना, क्या, श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु को लेकर दो बातें, तमिलनाडु वाले देखो या तो साइंस की बात करते हैं या संस्कृति की बात करते हैं। तो संस्कृति की बात करें तो कंबा रामायण, और साइंस की बात करें तो आईआईटी मद्रास के अंदर जो वो सी एस रामकृष्णन रिसर्च सेंटर, थर्मल रिसर्च सेंटर जो स्थापित करने की बात की जा रही है। उसके बाद बात करें तो तेलंगाना सरकार, अब बात चलते हैं तेलंगाना पर, या फिर पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो क्या हुआ है, एक श्रीलंका मल्लेश्वर अभयारण्य है, वहां पर प्राचीन शैलकला और शिलालेखों की खोज की है ना। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला जो अपना डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहां पर कुछ प्राचीन श्रीलंका मल्लेश्वर अभयारण्य के अंदर कुछ प्राचीन शिलालेखों की जो खोज की है। ठीक है। इसके अलावा देखें तो तेलंगाना सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना जो शुरू किया। देखो ऐसा एक बात बताऊं आपको, जो दूसरे राज्यों की योजना होती है ना उसके बारे में ज्यादातर नहीं पूछते हैं। कोई सेंटर वेंटर कोई बनाए ना तो वो ज्यादा चर्चा में रहता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी थोड़ा सा भी आप गैस करो कि राजीव गांधी नाम से कोई शुरू कर रहा है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है ही कहां पर, तेलंगाना में है, या कोई एक आधा राज्य और होगा, कहाँ और कहाँ है, केरला नहीं, कोई एक आधा राज्य और होगा जहाँ पर शायद, ये शायद हिमाचल प्रदेश में कहीं है ना। तो भाई राजीव युवा विकास योजना जो है वो तेलंगाना के अंदर शुरू की है, कांग्रेस सरकार है वहां पर, तो राजीव गांधी के नाम से करेगी, सिंपल सी कहानी है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने $1 ट्रिलियन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा जो की है ना। भाई टेक्नोलॉजी का और ये मिक्सचर करेंगे, महा मतलब कि महाराष्ट्र, तो इसको भी याद रखने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। उत्तर पूर्वी भारत में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग में उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, ये थोड़ा सा ऐसी चीजें है ना जो सेंटर वेंटर कोई बने तो वो थोड़ा देख लिया करो। NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट में कहां पर, शिलोंग के अंदर, है ना। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग के अंदर जो है इसकी स्थापना जो की गई है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर शुरू किया गया, इंदौर में। सफाई से संबंधित कोई बात हो इंदौर का नाम सबसे पहले आएगा। तो यहां पर जो थोड़ी बहुत कोई कचरा बचा हुआ है उसको भी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस अपशिष्ट को भी कर देंगे खत्म। कहां से लाओगे पैसा, अरे प्राइवेट सेक्टर से ले लेंगे भाई, PPP प्रोजेक्ट पर आधारित ले लेंगे। तो भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी योजना कुकरेल का निर्माण करेगी, कुकरेल का निर्माण जो करेगी, ठीक है ना। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, API। इसको सुनना थोड़ा ध्यान से। API देखो, जो भी मेडिसिन बनाते हैं, दवाई जो बनाते हैं, उसके अंदर जो फाइनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, है ना। एग्जांपल के तौर पर जो भी, मुझे पता तो हालांकि है नहीं, पैरासीटामोल के अंदर जो भी जो है उसके क्या बोलते हैं उसको, केमिकल जो रहे होंगे, टेबलेट के अंदर जो भी केमिकल वगैरह रहे होंगे, उसका जो रॉ मटेरियल है
उसके लिए शब्द यूज होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये भारत के अंदर बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत जो है मेडिसिन के मामले में दुनिया की एक तरीके से हब बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका रॉ मटेरियल भारत के पास नहीं है। रॉ मटेरियल आता है चाइना से, जिसको अपन एपीआई के नाम से जानते हैं। तो अभी वही काम हुआ है कि भारत की पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी कि एपीआई भी बन जाए, वहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन बन जाए, 2G इथेनॉल बन जाए। तो ये सारी चीजें एक साथ बन जाए कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। तो इस मैप के थ्रू हमने बहुत सारी बातें जो याद करने की कोशिश की। तो ये सारी गाड़ी आपको याद ही है। हिमाचल प्रदेश में बता दो क्या होने जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है उसके लिए, और वो 2-3 चीजों को मिलाकर वो बनने जा रही है। इंदौर के अंदर क्या? तो इंदौर के अंदर पीपीपी प्रोजेक्ट्स पर आधारित अपशिष्ट कचरा प्रबंधन वाली जो चीजें हैं वो बनने जा रही है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में क्या? तो आंध्र प्रदेश में वो कोई श्रीलंका मल्लेश्वर अभयारण्य को शिलालेख वगैरह मिल गए। तेलंगाना में क्या? तो कोई योजना शुरू की थी, राजीव युवा विकासम। महाराष्ट्र में क्या? तो महाटेक जैसा कुछ किया था। तमिलनाडु के अंदर क्या? अरे तेलंगाना था, हाँ। तमिलनाडु के अंदर क्या? तो ये 2 संस्कृति वाली बातें अपन ने बताई थी। तो ये कुछ वन लाइनर अपन ने पढ़े। आगे बढ़ते हैं फटाफट। बेंगलोर जल बोर्ड भारत में बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बन गया है। ठीक है ना। बीआई सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो वो प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बन गया। केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। केरल आपको पता है हेल्थ को लेकर, है ना, जो सोसाइटी के ऐसे वर्ग जो कि थोड़े पिछड़े हुए हैं, जैसे मान लो वृद्ध है, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है, उनको लेकर हमेशा आगे बढ़ के काम करता है ना। तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से आयोग बना दिया है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उसी तरीके से स्टेट कमीशन फॉर ओल्ड एज पर्सन, है ना, इस तरीके से कोई कमीशन बना दिया है। तो केरल ऐसा करने वाला क्या है? पहला राज्य बन गया है। केरल में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं मिली है। मेगालिथिक जो अपन बात करते हैं पुरानी समय की संरचनाएं मिली है। केरल ने सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म पर आधारित एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो लॉन्च किया है। एडवांस क्या किया है? साइबर सिक्योरिटी एडवांस सेंटर जो वो लॉन्च किया है, जो कि किस पर आधारित है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या है? तो सी डॉट का एक कार्यक्रम था, तो उस पर आधारित है। कुल मिलाकर केरल में हमें जो 2 बातें याद रखनी है, एक तो साइबर सिक्योरिटी के लेकर काम किया है, और दूसरा जो वृद्ध लोगों के लिए जो है क्या बना दिया? एक अलग से आयोग बना दिया है। तो ये हमने बातें की किसके बारे में? वन लाइनर्स के बारे में। किसके बारे में? वन लाइनर्स। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं सर कुछ आपके सम्मेलन, बैठकें, महोत्सव, दुनिया भर के सम्मेलन है। सबसे पहले तो याद रखो नई दिल्ली वाले कौन से हैं? ज्यादातर नई दिल्ली में ही होते हैं। इसके अलावा जो कई होंगे उसके बारे में देखो। इन सब में एक ही तरीका है याद करने का। सबसे पहले गैस करो और फिर उसमें यदि कुछ गलत मिलता है तो उसको फिर याद करो। पहला, सतत विकास शिखर सम्मेलन। सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? नई दिल्ली के अंदर। आयोजक द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, एनर्जी की बातें चलेंगी, तो कौन सा इंस्टीट्यूट करवाएगा? एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। जल सततता सम्मेलन नई दिल्ली। आयोजक जल उपयोग दक्षता ब्यूरो। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो, वाटर यूज एफिशिएंसी ब्यूरो, उसके द्वारा जो इसको शुरू किया गया। जल से जल नई दिल्ली याद रखना। ग्रिड कौन? ग्रिड किस बात की? एनर्जी पावर, उसकी बात चल रही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली। तो पहले सतत विकास की बात हो गई, फिर जल की बात होगी, फिर पावर की बात होगी। तीनों के तीनों कहां पर? नई दिल्ली में। इसका आयोजक एनर्जी वाला, इसका आयोजक जल वाला, इसका आयोजक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वाला। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओपन होराइजन्स, इंटीग्रेटिंग ओपन एक्सेस ओपन डेटा कंप्यूटेशन इनोवेशन पर भारत फ्रांस संगोष्ठी। 2 देशों के बीच में है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? पहली बात, भारत फ्रांस के बीच में ओपन डेटा को लेकर, आप पूरी कहानी को छोड़ो, ओपन डेटा मान लो, डेटा का जो है वो आपकी प्रोसेसिंग वगैरह अच्छे से हो। कहां पर? नई दिल्ली में। कौन था आयोजक? CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, वो थे। उसके बाद में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का 3रा सत्र। देखो मेरी बात सुनो भाई, इतने सारे आयोग है, सम्मेलन, सॉरी, इतने सारे सम्मेलन वगैरह इतना आसान नहीं है याद करना। इसलिए ये जो सम्मेलन वगैरह है, आपका यदि एग्जाम जब भी हम पढ़ रहे हैं उससे अगले 3-4 महीने के अंदर है, तब तो ये होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अप्रैल मई जून या जुलाई मान लो, मैक्सिमम जुलाई तक कोई पेपर आ रहा है, वो आपको देना है, उसमें तो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मान लो कोई पेपर है आपके दिसंबर में,
तो मार्च के ये सब आयोग, ये सम्मेलन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, और पूछ भी लिए तो याद नहीं रहने, क्योंकि इतने सम्मेलन तो आप मार्च में पढ़ रहे हो, इतने ही अप्रैल में पढ़ोगे, इतने मई में पढ़ोगे, जून में, जुलाई में, तो याद रहने भी नहीं है। इसलिए सम्मेलन पढ़ते समय में दिमाग में एक फिल्टर रखें। वो फिल्टर ये है कि हम कौन से महीने में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यों इनको पढ़ रहे हैं। इतने आसान नहीं इतने सारे सम्मेलन, और वो तो मैं कहूँ ये हमने टेबल में बना के इस तरीके से दे दिए एक जगह पर ढंग से समराइज करके। बाकी आप दुनिया की, राजस्थान की जो भी मैगजीन आ रही है ना, कोई से भी उठा के देख लो, रद्दी पेपर के अलावा वो कुछ नहीं है, जिसमें कि यूं ही बिखरे पड़े हैं, एक इधर बिखरा पड़ा है, एक उधर बिखरा पड़ा है, एक इधर बिखरा पड़ा है, और लास्ट में कहेंगे देखो हमारे कंटेंट में से आ गया, हमारे कंटेंट में से आ गया। अरे भाई वो याद होते हैं क्या कोई? लिखने देने को तो मैं 80 पेज का करंट अफेयर, 100 पेज का करंट अफेयर लिख के दे दूं, वो भी टाइपिंग में, छोटे छोटे टेक्स्ट में। ये हैंड रिटन है। टाइपिंग वाले की बात करें तो आधा बनता ही है। अपने 50 पेज की मैगजीन यूं मान लो कि 25 पेज की है टाइपिंग के अंदर, तो इतना सारा कंटेंट याद नहीं होता। ये सारा कंटेंट याद रखने की बजाय, आपका पेपर नजदीक है तो इनको याद रखने की कोशिश करो। बाकी जो है वो 4-5 महीने पुराना करंट अफेयर, इन सम्मेलन वगैरह पढ़ो, बाकी मोटी मोटी बातें पढ़ लो बस, है ना। तो ये बात कर रहे थे। तो भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। पर्पल फेस्ट नई दिल्ली के अंदर, जहां एक खुसरो फेस्ट नई दिल्ली के अंदर, आहार फेस्ट भारत मंडपम, भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर ही है, तो ये भी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला ने, रिपब्लिक प्लेनरी समिट भारत मंडपम में, सुशासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखो ये आप ही को पढ़ने पड़ेंगे भाई, एक इसमें मैं कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकता, ये आप एक बार नजर दौड़ा लेना। डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। 21 तो हमने यहाँ पर लिख के दे रखे हैं, और अलग अलग जगह पर और जो लिख के दे रखे हैं वो अलग है। ये दुनिया भर के सम्मेलन होते हैं, तो सारे सम्मेलन को याद रखने की बजाय, रटने की बजाय, और इस तरीके से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लें, किसी तरीके से लिंक बिठा लें, और डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब है उसकी अनुसार ही इसको याद करें, सब कुछ रटने की बजाय। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आते हैं सर पर्यावरण। पर्यावरण में देखो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई, इसको थोड़ा सा समझते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये आपकी यूपीएससी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि सांविधिक है, एक एक्ट के माध्यम से बनी है, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री बहुत कम संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये वो एक संस्था है जो कि 2003 में बनी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनी, और इसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसके? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। इसने हाल ही में क्या किया? तो इसकी देखो 7वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर कुछ नए डेटा जारी किए गए। इस मीटिंग के अंदर क्या किए? कुछ नए डेटा जारी किए गए। कौन से डेटा? पहली बात, ये मीटिंग हुई कहां पर? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गुजराती भाई छे गुजरात के अंदर मीटिंग करवा, ठीक है। तो गुजरात के अंदर ही उन्होंने मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे। स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। परिणाम, पहली बात, पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई कि देश में नदी डॉल्फिन जो वो कितनी है, ठीक है ना। तो इसको लेकर ये देखा गया कि कुल डॉल्फिन कितनी है? 6327। ये तो छोड़ो, सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार। आपको पता ही होगा नदी डॉल्फिन मेनली गंगा के अंदर जो रहती हैं, तो गंगा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, तो यही होगा, ठीक है ना। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 7वीं जो बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो बैठक गिर जो राष्ट्रीय पार्क के नेशनल पार्क के अंदर हुई, उसके अंदर सबसे पहले डॉल्फिन को लेकर पहली बार ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पहले ऐसे कोई डॉल्फिन को लेकर संख्या नहीं बताई जाती थी। तो पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अंदर जो वो यूपी, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। दूसरी बात, जूनागढ़ गुजरात में वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की स्थापना की गई। तीसरी बात, मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र साकोन में उत्कृष्टता केंद्र जो बनाने की स्थापना जो की गई। उत्कृष्टता, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो उत्कृष्टता केंद्र जो बनाने की जो यहाँ पर शुरुआत की गई। तो क्या कह रहे हैं अपन? मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विहार वाले साकोन जो है वहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य कार्य होगा कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष ना हो। अपन देखते हैं कि जो है नेशनल पार्क वगैरह को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, या फिर जहां पर कभी जंगल हुआ करते थे वहां पर अपन ने सड़कें बना ली। अब सड़कें बना ली तो बहुत सारे जो जंगली पशु हैं उन सड़कों पर आ जाते हैं। अपने जयपुर में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कभी कोई टाइगर आ गया, कभी कोई आ गया। हाँ, टाइगर मतलब कि वो आपके
आगे वो, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विवाद जो वो देखने को मिल जाते हैं। तो मानव वन्य जीव संघर्ष ना हो, हाथी वगैरह का आ जाना, ये सब ना हो, इससे निपटने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। कहां पर? कोयंबटूर में। तो पूरी बात को फिर से देखते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सांविधिक संगठन है, 2003 के अंदर बना था। और इस बार मीटिंग जो गिर के अंदर हुई है, 7वीं ये मीटिंग थी। इसके अंदर जो है वो एक तो नदी डॉल्फिन को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर बिहार, और फिर क्या, पश्चिम बंगाल। दूसरा कोयंबटूर के अंदर क्या बना दिया, ये उत्कृष्टता केंद्र जो यहाँ पर बना दिया है ना। ये सारी बात अपन ने कर ली। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले जो मिनिस्टर है वो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सर्वोच्च वैधानिक सलाहकार निकाय है ना। एक स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 की रिपोर्ट जारी की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। क्या नाम है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट। क्या है निष्कर्ष? ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देख लो कि ये रिपोर्ट जारी किसने की है। फिर भी देख लो एक बार, पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1850 के बाद दर्ज 10 सबसे गर्म वर्षों में से एक है ये। पिछले 10 वर्षों में से वर्ष 2024 के बारे में बात कर रही है। 2024 में चरम मौसम घटनाओं के कारण 2008 के बाद सबसे अधिक विस्थापन हुआ है। तो देखो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टेट ऑफ क्लाइमेट जो रिपोर्ट है 2024 के बारे में बताता है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। ये कह रहा है कि भाई 1850 के बाद अपन देखें, हर 10 वर्षों में से एक वर्ष जो होता है जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो इस बार 2024 था वो। दूसरी बात, इसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है। एज सच उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरी बात कर ली किसके बारे में? नेशनल करंट अफेयर के बारे में। एक बार मुझे फटाफट रिकॉल करवा देंगे क्या क्या? असम के अंदर वैधानिक स्वायत्त परिषद 6 महीने, यदि कार्यकाल पूरा हो गया, नए चुनाव नहीं हो पाए तो 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे, 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी पूरा नहीं हो पाए तो फिर राज्यपाल अपने हैंड ओवर में कर लेंगे। युवा संसद कार्यक्रम कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और 18 से 25 वर्ष। और ये क्या लिखा था? राजस्थान के अंदर कितने? तो 14 नोडल जिले बनाए गए हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इस स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान 4 मार्च को कौन सी मंत्रालय ने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ईरोनेट क्या था? तो ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेब आधारित प्लेटफॉर्म बना दिया, कोई प्रवासन वगैरह हो गया, उसके आधार पर यह बनाया गया था। उसके बाद में आईटी मद्रास ने, सॉरी आपके आईटी दिल्ली ने, जोधपुर ने, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? मानेकशॉ सेंटर जो बना दिया रिसर्च और स्टडी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में संसद भाषिणी, ये लोकसभा सचिवालय के बीच में और एक आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में जो ये एक एग्रीमेंट हुआ, ताकि संसद भाषणी जैसा कुछ बनाया जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने, जो महिला मंत्रालय है, उन्होंने तेरे मेरे से अपने नाम से कुछ केंद्र बनाए, जिससे कि विवाह पूर्व परामर्श जो लिया जा सके। ऐसे देश भर में 21 बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 जो वो बीकानेर और उदयपुर के अंदर। 5 वर्ष के लिए 2 संस्थाओं को बैन लगा दिया गया, जो कि यूएपी एक्ट के तहत लगाया जाता है। एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें कि मेंटल प्रेशर जो है स्टूडेंट का, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। रविंद्र भट्ट जो उसके अध्यक्ष बनाए गए। और यूनेस्को ने जो 6 स्थानों को संभावित लिस्ट के अंदर बनाया है। एक बार के लिए फटाफट यदि अपन रिकॉल करना चाहें तो वो कौन से थे? छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी, मध्य प्रदेश के बुंदेला वाले वो जो थे आपके मंदिर हो गए, तेलंगाना के अंदर वो पुराने वो स्थान मिले थे, और आपके गुप्त काल वाले जो मंदिर हो गए, और एक आपके सूर्य अशोक के अभिलेख हो गए। इस तरीके से 6 बताए थे। हाँ एक वो तो ओरिवले टाउनशिप क्या था? तो ओरिवले टाउनशिप हमने देखा था अरविंदो सोसाइटी जो है उनके विचारों को मानने वाले जो है उनकी 57वीं वर्षगांठ के रूप में देखा था। पंजाब में क्या देखा था? सांकेतिक भाषा को प्रयोग करने वाली पहली विधानसभा हो जाएगी। हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर पहला विश्व शांति केंद्र हो गया। दिल्ली के अंदर कार्गो को शुरुआत करने वाली ब्लू डार्ट के साथ में शुरुआत करने वाली मेट्रो हो जाएगी। उसके बाद में शिष्टाचार दस्ता बना दिया। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में वो आपके जलवायु नामक एक नया अध्याय जोड़ दिया। सेमीकंडक्टर को लेकर 2-3 के बीच में जो वो हो गया आपके क्या बोलते हैं एग्रीमेंट कुछ हो गया। तमिलनाडु के अंदर जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कंबा रामायण को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और एक आईटी मद्रास के अंदर कुछ नया सेंटर खोल दिया, राधा कृष्ण नाम से कुछ। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा कि वो आपके वो क्या था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है उसको लेकर एक सेंटर बना रहे हैं। इंदौर में जो है वो हरित अपशिष्ट संयंत्र बना रहे हैं, भारत का पहला होगा जो कि पीपीपी आधारित होगा। आंध्र प्रदेश में कुछ शिलालेख वगैरह जो कुछ मिल गए। सॉरी तेलंगाना के अंदर वो योजना थी राजीव युवा विकासम योजना। महाराष्ट्र के अंदर महाटेक नामक कुछ स्थापित कर रहे हैं। और बस इतनी सारी बातें थी। उसके बाद में लास्ट पेज पर हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो क्या, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
जो कि 2003 के अंदर बना, जो कि एक सांविधिक संस्था है जिसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके उपाध्यक्ष मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री होते हैं। और इसके द्वारा डॉल्फिन रिपोर्ट निकाली गई। ये डॉल्फिन रिपोर्ट जो 7वीं रिपोर्ट थी, और सॉरी 7वीं बैठक थी, डॉल्फिन की पहली रिपोर्ट थी। इसके अंदर ये बताया गया कि सबसे ज्यादा यूपी के अंदर, दूसरा बिहार के अंदर, और तीसरा कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। इसके अलावा कोयंबटूर के अंदर क्या बनाया जा रहा है, एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। कहां पर, साकोन में। साकोन कहां पर है, कोयंबटूर में। क्या है साकोन, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य ऐसा करके कुछ है। ये पूरी बात है। ये हमने बात कर ली किसकी, नेशनल की। क्या यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। करंट अफेयर के अंदर वो सेगमेंट जो कि किससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्या क्या है? सबसे पहली बात कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, इन दोनों को बना दिया गया नवरत्न कंपनियां। इनको कौन सा स्टेटस मिल गया, नवरत्न कंपनियों का स्टेटस जो मिल गया। ये क्या है आईआरसीटीसी? भाई ये कंपनी है जो कि भारत में रेलवे का जो ये खाने वाने का, टिकट विकट का, ये सारी जो व्यवस्था देखती है वो आईआरसीटीसी पर होती है। आप टिकट बुक करवाई होगी आपने जीवन में कभी ना कभी, तो वो आईआरसीटीसी नामक एक कंपनी है, उसके माध्यम से। ऐसे ही उसके वित्त का जो कोई मामला है वो आईआरएफसी के माध्यम से देखा जाता है। आपने यदि कभी शेयर मार्केट में कभी ट्रेडिंग वगैरह की है तो रेलवे से संबंधित जो आप शेयर खरीदते हो तो वो आईआरएफसी के खरीदते हो। तो ये जो दो कंपनियां हैं, है ना, रेलवे वित्त निगम और ये रेलवे कैटरिंग और पर्यटन वाला, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया गया? नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें देखना है। हालांकि स्टैटिक इकोनॉमी का पोर्शन है, मेन बात करंट अफेयर की तो यही थी कि आईआरसीटीसी और भारतीय रेलवे वित्त निगम, इनको जो है वो दर्जा मिल गया किस चीज का, नवरत्न कंपनी का। अब हमें ये देखना है कि ये क्या होता क्या नवरत्न कंपनी। पहली बात, ये सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो डिपार्टमेंट है, पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ, वो है ना हैवी मिनिस्ट्री, हैवी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी डिपार्टमेंट, उसमें आता था। लेकिन अब इस डिपार्टमेंट को लेके आ गए वित्त मंत्रालय के अंडर। एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, सार्वजनिक उद्यम विभाग। ये सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है, पहले कौन सी मिनिस्ट्री में होता था, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय ऐसा करके कुछ था, उसके अंदर होता था। लेकिन आज के समय में ये किस में है, तो ये वित्त मंत्रालय। ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंदर ही डिपार्टमेंट को ही शिफ्ट कर दिया। डिपार्टमेंट जो पहले दूसरे मिनिस्ट्री में था, अब दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर है। पहली बात। दूसरी बात कि ये कैसे दिया जाता है, मतलब इसका क्या तरीका क्या होता है, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस कैसे मिलता है। तो भाई महारत्न कंपनी बनने से पहले उसे बनना पड़ता है मिनी रत्न कंपनियां। 3 प्रकार की कंपनियां होती है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। यदि हम इन तीनों के स्टेटस की बात करें तो ये है आपके मिनी रत्न कंपनी, ये है आपके नवरत्न कंपनी, और ये है आपके महारत्न कंपनी। यदि नवरत्न कंपनी बनना है तो पहले मिनी रत्न बनना पड़ेगा, और यदि महारत्न बनना है तो पहले आपको नवरत्न बनना पड़ेगा। एक स्टेप ऊपर तभी जा सकते हो। अब सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मिनी रत्न है ना, उसके आगे बहुत सारी कैटेगरी है। मिनी रत्न 1 है, मिनी रत्न 2 है, ठीक है ना। तो इसको तो छोड़ो, अपन तो ये याद रख लो कि महारत्न कंपनी कैसे बना जा सकता है, ठीक है ना। तो महारत्न कंपनी के लिए पहली बात, पहले से नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी बात, 3 वर्ष तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत शुद्ध लाभ हुआ। 3 वर्ष तक, पिछले 3 वर्षों से 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ की जब बात करते हैं तो सारे खर्चे वर्चे सब कुछ हटा के उसके बाद का, या फिर 15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक नेटवर्थ हो 3 वर्ष के लिए, या फिर अंतिम 3 वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर हो, ठीक है ना। तो 25 15 5, 25 15 5 सबसे आसान होता है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पैसे की आना और जाना, है ना। तो वो 25,000 करोड़ का हो। नेटवर्थ यानी कि ओवरऑल एक तरीके से कमाई, वो 15,000 करोड़ की हो। लेकिन सारे खर्चे वर्चे हटाने के बाद, सारे टैक्सेस वैक्सेस हटाने के बाद शुद्ध लाभ जो है वो आपके पास जाए। तो 25 15 5, 25 15 5, टर्नओवर नेटवर्थ प्रॉफिट, टर्नओवर नेटवर्थ प्रॉफिट, 25 15 5, बस
पिछले 3 वर्षों से। और पहले से वो क्या होनी चाहिए, नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। ऐसी कितनी है भारत के अंदर, तो भारत में 14 कंपनियां। कितनी कंपनियां जी, 14 कंपनियां। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, नवरत्न कंपनी पर, जो कि हाल ही में कौन बनी है, आईआरसीटीसी बनी है, और एक आपके ये आईआरएफसी बनी है। पहले से मिनी रत्न होनी चाहिए, इसको उच्च एमओयू रेटिंग होनी चाहिए, कुल 60 और उससे अधिक स्कोर होना चाहिए 6 मापदंडों पर आधारित। तो 6 मापदंड बनाए गए, उस पर टोटल जो स्कोर है वो 60 से अधिक होना चाहिए। तो उसको क्या बना दिया जाएगा, नवरत्न कंपनी बना दिया जाएगा। ऐसी टोटल कितनी होगी, 26 होगी। कितनी हो गई है, 26 हो गई है। अब आते हैं मिनी रत्न पर। अंतिम 3 वर्षों में कम से कम लाभ में होनी चाहिए, अंतिम 3 वर्षों में एक में से 30 करोड़ रुपए का लाभ होना चाहिए, और सकारात्मक नेटवर्थ होनी चाहिए। मिनी रत्न कंपनियां बहुत सारी हैं, 1 में 49 में, और 2 कैटेगरी के अंदर, सेकंड कैटेगरी में कितनी है, 10 है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसमें कोई एलिजिबिलिटी याद करने वाली है तो ये वाली है, और संख्या याद करने वाली है तो ये दोनों है, 14 और 26। हाल ही में करंट में क्या है, तो करंट में यह है कि आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, इसको क्या बना दिया गया, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। बात क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखो सर, बात यह है कि पीएसएल, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, इसके बारे में आपने सुना होगा। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सुना है कि नहीं सुना, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। हाँ, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कि भाई मैं टेक्निकली सही होने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो बैंक के पास टोटल 100 रुपए लोन देने के लिए है। लोन देने के लिए टोटल कितने रुपए, 100 रुपए। तो 100 रुपए में सरकार ने ये तय करने के लिए कि भाई आप कहीं पता लगे सारा लोन का पैसा अमीरों को दे दो, बड़ी इंडस्ट्रीज को दे दो, ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ अमाउंट हमने तय की है जो कि आपको प्राइमरी सेक्टर को देनी पड़ेगी। जो कि किसे देनी पड़ेगी, प्राइमरी सेक्टर को देनी पड़ेगी, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र उधारी बोलते हैं, है ना। वैसे इसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो बोला जाता है। तो 100 में से कितने रुपए, 40 रुपए। 100 में से सामान्यतः कितने रुपए, 40 रुपए। अब ये अलग अलग जो है प्रकार के बैंकों के लिए अलग अलग है। जैसे मान लो कि भाई जो कोई ये आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, अब ये बने ही गांवों के लिए है, तो इसमें तो ये ज्यादा होनी चाहिए, तो उसमें 75% भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग, लेकिन एक आप एक मोटा मोटी मान के चलो तो सामान्य जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके लिए कितना रखा गया है, 40% जो ये रखा गया है। ठीक है ना। आरआरबी के लिए 75% भी है। तो इस तरीके से 40% पैसा कम से कम आपको किसे देना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ, उसको भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया कि मान लो एग्रीकल्चर है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए फिक्स किया गया कि भाई इतना आपको 12.5% एग्रीकल्चर के लिए, तो वो फिक्स किया गया। अब मुद्दा क्या चल रहा है, मुद्दा सर ये चल रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के जो दिशा निर्देश हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या किए गए सर, बदलाव थोड़े से टेक्निकल हैं, एज सच उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, इसका जो बेसिक है ना, ये आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार बेसिक जानते हैं, उसके बाद में अपन आएंगे हाल ही में क्या हुआ है। पहली बात हमने कहा कि बैंक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र को समायोजित निवल बैंक ऋण का निश्चित प्रतिशत प्रदान करना। ये देखो ये क्या है, तभी मैंने कहा था मैं टेक्निकली सही नहीं हो रहा। समायोजित निवल बैंक ऋण का यानी कि जितना उसके पास में टोटल पैसा बचता है लोन देने के लिए, भाई ये भी तय किया गया ना कि मान लो बैंक के पास में टोटल 100 रुपए की पूंजी इकट्ठा हुई। अब पूंजी इकट्ठा होने में से उसका कुछ खर्चा वर्चा भी लगता है, मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, लास्ट में उसको बचता कितना है लोन देने के लिए, 80 रुपए। वो खेल किसके लिए रहा है, बैंक चला क्यों रहा है, इसके लिए तो चला रहा है, लोन देने के लिए चला रहा है। इस 80 का कितने परसेंट, 40%। कहीं आप इस 100 का 40% कर देते तो बैंक वाला तो बेचारा और डूब गया। इसके लिए क्या करेंगे, इसका 40%। तो इसमें यहां पर कहा गया कि भाई किस चीज का 40%, है ना। बात कर रहे थे पीएसएल टारगेट्स क्या है, तो अनुसूचित बैंकों के लिए और विदेशी बैंकों के लिए जिसकी 20 से ज्यादा शाखाएं हैं उसके लिए 40% है। 20 से कम शाखाओं के लिए भी आजकल क्या कर दिया, 40% कर दिया। जो शहरी सहकारी बैंक है उसके लिए 75% कर दिया। और जो ग्रामीण सहकारी बैंक आरआरबी, उसके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही
उसी में ही पैसा देते हैं, मतलब वो गांवों के लिए ही बने हुए हैं, तो उसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं है। लघु वित्त बैंक के अंदर इसमें भी कितना है, 75% है। ये शहरी जो सहकारी बैंक है ना, ये थोड़ा सा नया अपडेट है, 75% किया गया था। देखो ये बेसिक बात है, मतलब ये आप यदि समझ में आया हुआ है तो आया हुआ है, नहीं आया हुआ तो नहीं आया हुआ। ये बैंक क्या होते हैं, लघु वित्त बैंक क्या होता है, शहरी सहकारी बैंक क्या होते हैं, ये सब आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो, तो इकोनॉमी में समझ में आया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं आया हुआ तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ये मान के छोड़ देना। अब इस 40 को भी ना आगे और डिफाइन किया गया है कि जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 12% हो गया, एग्रीकल्चर के लिए 18% हो गया, एग्रीकल्चर के लिए कितना 18%, और कमजोर वर्ग के लिए कितना 12%, है ना। सूक्ष्म उद्यम के लिए 7.5% और अन्य के लिए कितना 2.5%, ठीक है ना। ये सारी बात मैं क्या कर रहा था, बेसिक की कर रहा था। फिर से मैं आपको वापस मुद्दे पर ले आता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमी का ये बेसिक बाद में पढ़ते हैं, हो सकता है अभी आपने ना पढ़ रखा हो। फिर से मैं बहुत बेसिक बात करता हूं कि बैंक के पास में कितने रुपए लोन के देने के लिए है, उसका 40% प्राइमरी सेक्टर में देना होता है। आगे बहुत सारी शर्तें हैं, उसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर में आपको 18% देना पड़ेगा, 12% कमजोर वर्ग के लिए देना पड़ेगा, उसी तरीके से अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग प्रोविजन है। अब मुद्दे की बात यह है कि करंट अफेयर में क्या है, करंट अफेयर में सर ये बात है कि 2025 के लिए संशोधित पीएसएल जो दिशा निर्देश है वो ये है, आवासीय ऋण सीमा की प्रतिशत के साथ साथ में इसमें कुछ सीमा लगाई गई है कि 50 लाख रुपए दिए जा सकते हैं जिन शहरों में जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। जनसंख्या 10 से 50 लाख है तो 45 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, जनसंख्या 10 लाख से कम है तो 35 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति, मैं जाता हूं हाउस लोन के लिए, तो हाउस लोन यदि मैं लेता हूं तो क्या मुझे जो पैसा दिया है बैंक ने, क्या वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा? फिर से सुनो, मैं जाता हूं बैंक के पास कि मुझे हाउस लोन दे दो, तो क्या मुझे दिया गया पैसा प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा? तो उसी के लिए ये नियम बनाए हैं, आवासीय ऋण सीमा, कि भाई आप इतने इतने जनसंख्या का शहर है तो इतने इतने रुपए का जो यहाँ पर लोन दे सकते हो। तो ये फिर जो कि इसमें पीएसएल के लिए बनाए गए नए दिशा निर्देश हैं, ठीक है। तो ये हो गया शहरों उसमें घर के लिए। इसके अलावा एक नया और अच्छी क्या कहें, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई शहरी सहकारी बैंकों के अंदर जो पीएसएल 75% कर दिया था, उसे वापस कितना कर दिया है, 60% कर दिया है ना। 75% ये कोई 1-2 साल पहले ही किया था, उससे पहले नहीं होता था। अब वापस इसको कितना कर दिया है, 60 कर दिया। ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा जो ऋण है उसके लिए भी पीएसएल के अंदर कैटेगरी में डाल दिया। तो ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए, है ना। जिसने पढ़ रखी हो इकोनॉमी उसके लिए तो बढ़िया है, जिसने नहीं पढ़ रखी हो तो इतना सा ध्यान रखना बस कि शहरी सहकारी बैंक के अंदर 60% तक क्या करना होता है, पीएसएल के रूप में देना होता है। आगे बात करते हैं प्रमुख रिपोर्ट की। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि हर साल निकाली जाती है, इस बार भी रिपोर्ट निकाली गई। कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट निकालता है, वेलबींग रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर। ये साथ वाले जो लगातार चेंज होते रहते हैं, इस बार कौन है? वेलबींग रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ये 6 मानकों के आधार पर निकाली जाती है। कौन कौन से? आपके देश के अंदर जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितने समय तक एक व्यक्ति औसतन कितने समय तक जीता है, पर कैपिटा इनकम। भाई खुशी के मानक क्या होते हैं? भाई यही तो देख रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो खुशी कैसे मापी जाए? पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ कैसा है, यही तो हो सकता है। तो ये तो चेक करेंगे। इसमें क्या चेक किया? पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्या? हेल्थ, जीवन प्रत्याशा। तीसरी बात कि आपके देश में सामाजिक समर्थन सहयोग कितना क्या मिलता है लोगों का। उसके बाद फ्रीडम, स्वतंत्रता कितनी है, विनम्रता लोगों की, और आपके देश में करप्शन के क्या कुछ परसेप्शन है ना। तो 6 चीजें बताई गई है जहां पर व्यक्ति खुश या दुख होता है। एक जो है पैसा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक सहयोग, चौथा स्वतंत्रता कितनी है, पांचवी लोगों की विनम्रता कैसी है, और छठा कि आपके परसेप्शन क्या है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। तो इसके आधार पर इसको गैलप जो है वो इसका सर्वेक्षण करता है और इनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा।
इस बार जो है जो भारत की जो रैंक आई वो आई 118। कौन सी आई है? 118 147 में से। तो यानी कि काफी पीछे जो भारत घूम रहा है, जैसा कि हमेशा होता है, इस बार भी काफी पीछे घूम रहा है। इसलिए क्या फिर 118 लेकर 118 जो भारत की रैंक है। पहले नंबर पर फिनलैंड, तो इसको भी अपन बार बार ऐसे ही हमेशा ऐसे ही याद करते हैं। फिनलैंड वाले देखो भाई हमेशा फन करते रहते हैं, है ना। फन करेंगे तो राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो पहले नंबर पर आएंगे। तो पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड। सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान जिंदाबाद। पता ही नहीं है सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। ठीक है, 147वें पर कौन है? अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान वाले हमसे बेहतर हैं, 109वीं। ये जब रिपोर्ट कोई पढ़ ले पाकिस्तान वाले, तो वो खुद ही सोचेंगे अरे भाई ये अपने यहाँ पे सर्वे करके गए, कौन से देश में करके, ये अपने वाले पाकिस्तान है क्या? कोई और कोई स्थान तो नहीं देख लिया इन्होंने। बाकी कुछ लोगों का कहना है नहीं, इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है। क्योंकि जब पाकिस्तान वाले सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं कि ओहो आज तो जिंदा उठ गए, बहुत राजी होते हैं। शाम को जब उनको भोजन मिलता है फिर वापस राजी होते हैं कि आज के आटे की व्यवस्था हो गई। इस आधार पर व्यक्ति देखो तुलनात्मक रूप से होता है खुश और दुख, है ना। आपको बर्गर मिल जाए, आपका कोई थोड़ी खुशी होगी। अंबानी के सामने बर्गर रख दो तो उसका क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या मतलब है इस चीज का। ऐसे पाकिस्तान अपन भोजन वोजन मिलता रहता है अपने को, अपने व्यक्ति को खुशी होती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वालों को भोजन मिलता है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्या है, हमसे अच्छा है, 109वें नंबर पर है। नेपाल 92 पर है। चीन 68वें पर है। और ये बाकी जो हमारे एशिया वाले जो देश हैं ये हमारे भाई बंधु हैं। 133वें पर श्रीलंका, 134 पर बांग्लादेश, 126 पर म्यांमार, ये हमसे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, तो रैंक 118, स्कोर जो 4.38। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार रैंक थी 126। कितनी थी? 126। स्कोर कितना है? 4.38। कितने में से आई है? 10 में से है। सबसे लास्ट में कौन घूम रहा है? अफगानिस्तान घूम रहा है। 146 पर कौन है? तो सिएरा लियोन है। ये एक रिपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आरएस प्रीलिम्स का यदि आप एग्जाम देते हो या एसआई का एग्जाम देते हो, उसके सिलेबस के अंदर 3-4 रिपोर्ट लिखी हुई है, उसमें से एक ये भी लिखी हुई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और वैसे भी करंट अफेयर का है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आरएस प्रीलिम्स में और एसआई में उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, भारत देश आर्थिक ज्ञापन, एक पीढ़ी में उच्च आय अर्थव्यवस्था बनाना। तो कुल मिलाकर भारत देश की इकोनॉमी को लेकर इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है विश्व बैंक के द्वारा। यह सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति के आधार पर देशों को 3 श्रेणियों में बांटती है। किस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है उसके आधार पर कितनी कैटेगरी के अंदर बांटती है? ये 3 कैटेगरी के अंदर ये बांटती है। तो उन 3 कैटेगरी में एक है लोअर इनकम ग्रुप, एक है मिडिल इनकम ग्रुप और एक है हायर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप में वर्ल्ड बैंक उसे रखता है जिसकी जो इनकम है वो $1145 पर ईयर से कम है। जिसकी 1145 से लेकर लगभग $14,000 तक है उसको वो मिडिल इनकम में रखता है। और $14,000 से भी ज्यादा है तो फिर उसको अपर इनकम में रखता है। $14,000 का मतलब पता कितना हो गया? 80 से मल्टीप्लाई कर लो। 14,000 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1,40,000, और उसके बाद में 8 से और कर दे तो लगभग 22 लाख। यदि 22 लाख रुपए पर ईयर पर कैपिटा इनकम है आपकी, तो हम आपको बताओ आज ही हायर कैपिटल उसमें डाल देते हैं, हायर इनकम वाले में डाल देते हैं। तो क्या आपको लगता है भारत के लोगों की 22 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है? नहीं है। तो इसलिए भारत किस में है? मिडिल के अंदर है। भारत किस में आता है? मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है, मध्यम आय देश के अंदर जो आता है। क्या बताया गया? वर्ष 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो कितनी थी? $2,480 थी। भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2000 में 1.6% हुआ करती थी और अभी कितनी? 3.4%। 2032 तक मध्यम उच्च आय वाला देश बने। अच्छा, मध्यम आय में भी 2 बांटे गए, एक तो लोअर मिडिल और एक अपर मिडिल। तो भारत किस में है? भारत लोअर मिडिल के अंदर है। ये कह रहा 2032 तक भारत किस में आ जाएगा? अपर मिडिल में आ जाएगा। भारत का वर्ष 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन लगभग 8% की दर से विकास करना होगा, तब भारत किस में आ पाएगा? उच्च आय वाले देशों के अंदर आ पाएगा। कब तक? वर्ष 2047 तक। ये पूरी बातें हैं इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ी। उसके अलावा भी कुछ और चीजें पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से याद भी कर पाओ। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।